हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएमवी क्लासेस। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10 मैथमेटिक्स का चैप्टर 1 और इस पर्टिकुलर लेक्चर के अंदर हम एक्सरसाइज 1.1 सॉल्व करेंगे। जितने भी क्वेश्चन है सबका डिटेल सॉल्यूशन मैं आपको देने वाला हूं कि आपको किस तरीके से उनके आंसर्स लिखने हैं, क्या क्या आंसर्स हो सकते हैं। इसी तरीके से 1.2, 3, 4 जितनी भी एक्सरसाइजेज हैं सबके मैंने सॉल्यूशंस बनाए हुए हैं। आपको जो वीडियो है वो आपको चैनल पर मिल जाएंगे, वरना मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। पूरी एक प्ले लिस्ट है। मैं हाईली रिकमेंड करूंगा आपको कि आप इस लेक्चर को देखने से पहले, सॉल्यूशंस देखने से पहले, अगर आपने चैप्टर पहले पढ़ा हुआ है तो बहुत अच्छी बात है। नहीं पढ़ा हुआ था तो मैंने वन शॉट रिवीजन बनाया है इस चैप्टर का पूरा, जिसमें मैंने पूरी थ्योरी को एक या 1.5 घंटे का वो लेक्चर है, पूरी थ्योरी विद एग्जांपल्स। अगर उसमें कहीं पर एचसीएफ का नाम भी आया है तो मैंने ये भी बताया है कि एचसीएफ निकालने के कितने तरीके हैं, उसको आप जाके देख लें तो आपको ये सॉल्यूशंस अच्छे से समझ में आएंगे। इसके अलावा जो आपके एनसीईआरटी के सॉल्व्ड एग्जांपल्स होते हैं, बहुत से बच्चों को वहां भी डाउट होता है, तो मैंने चारों एक्सरसाइजेस सॉल्व करवाने के बाद सॉल्व्ड एग्जांपल्स का भी एक अलग वीडियो बनाया है, जिसमें मैंने एग्जांपल्स को दोबारा सॉल्व करवाया है सही तरीके के साथ। क्योंकि कई बार एनसीईआरटी क्या करती है कि स्टार्टिंग के सॉल्यूशंस तो आपको अच्छे डिटेल मिलते हैं, पर बाद के सॉल्यूशंस में वो थोड़ा सा कॉस्ट कटिंग कर लेते हैं ना, जगह कम करके, और छोटा छोटा सॉल्यूशन दे देते हैं, तो बच्चों को वहां बड़ी दिक्कत आ जाती है। तो मैंने सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स को भी इसी तरीके से सॉल्व किया हुआ है। तो अपन शुरू करते हैं पहली एक्सरसाइज को, ठीक है। चलिए, तो अपना पहला ही क्वेश्चन क्या है, use Euclid's division algorithm to find the HCF of 135 and 225, 196 and 38220, 867 and 255। तो इससे पहले कि मैं सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहा हूं, मैं आपको बता चुका हूं यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या होता है। A इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, जहां पर A और B दो पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, A बड़ा होता है और R की वैल्यू क्या होती है, 0 से बड़ी लेकिन B से छोटी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट की बात करते हैं अपन। तो 135 एंड 225, तो आप लिखेंगे वी नो दैट। नहीं आता तब भी लिख दो, टीचर को क्या ही पता पड़ रहा है, ठीक है। A इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, वेयर आर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन बी फॉर एनी टू पॉजिटिव इंटीजर्स A एंड B, ब्रैकेट में लिख सकते हो वेयर A इज ग्रेटर देन B। ये क्या है बच्चों, इसी स्टेटमेंट को अपन यूक्लिड्स डिवीजन लेमा के नाम से जानते हैं। इसी को बार बार लगाना एल्गोरिदम कहलाता है। लेमा और एल्गोरिदम में यही डिफरेंस होता है कि लेमा एक स्टेटमेंट है, ये बेसिकली आपका जो लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस होता है, डिवीजन एल्गोरिदम होता है, उसी का रीस्टेटमेंट है, जहां पर A आपका डिविडेंड होता है, B आपका डिविजर होता है, Q क्वेश्चन होता है और R रिमाइंडर होता है। तो अपन शुरू कर सकते हैं यहां से। So by Euclid's division lemma, कॉमा, ये यूक्लिड डिवीजन लेमा है, आप क्या लिखोगे, 225 कैन बी रिटन एज 135 इंटू 1 प्लस। तो आप देखिए, आप डिवाइड करके देख सकते हो, 225 को 135 से आप डिवाइड करेंगे तो एक बार तो डिवाइड होगा और 90 आपका रिमाइंडर आएगा। आप देख सकते हो 90 जो है 0 से बड़ा है और आपका 135 से छोटा है, ठीक है बच्चों। तो आपने कुछ नहीं करा, 225 और 135 पे ये स्टेटमेंट लगाया, जहां पर A की वैल्यू क्या थी 225, B की वैल्यू थी 135। तो आप देखना, यहाँ पर लिखोगे आप, हेयर A was 225 एंड B इज इक्वल्स टू 135, ये आप लगाएंगे। अब आपको क्या स्टेटमेंट लिखना है, ये यूक्लिड्स का डिवीजन लेमा है। अब एल्गोरिदम कहता है कि इसको बार बार लगाओ। कब तक लगाएं सर, किस पर लगाएं? भाई आप पहले आपने A और B पर लगाया, अब रिमाइंडर 0 नहीं आया। अगर रिमाइंडर 0 नहीं आया तो आप B और रिमाइंडर के ऊपर वापस से लेमा लगाओगे। अगर रिमाइंडर 0 आ जाए तो ये डिविजर ही आपका क्या होगा, HCF होगा। तब क्या लिखेंगे अपन, स्टेटमेंट देखना आप, सिंस remainder is not 0, so we will apply the lemma again on, किस किस पे लगाओगे बच्चों, 135 एंड 90। अब ऑब्वियसली 135 बड़ा है तो 135 एक ही जगह पर आ जाएगा, तो हम वापस से लिख सकते हैं 135 इज इक्वल्स टू, वापस से 90 से कितनी बार जाएगा, 1 टाइम जाएगा और 45 रिमाइंडर बचेगा, राइट। अगेन आप देख सकते हो रिमाइंडर इज नॉट 0,
अगेन रिमाइंडर इज नॉट इक्वल्स टू 0। तो वापस इसको अप्लाई कर सकते हो। तो वापस से आप लगाओगे 130 इस पर 90 और 45 पे, तो आप देखोगे 90 इज इक्वल्स टू 45 इंटू 2 प्लस 0। आपने फिर से लेमा को अप्लाई करा किस पे बच्चों, 90 और 45 के ऊपर, लेकिन इस केस में आपको रिमाइंडर 0 मिल गया। तो आप क्या कह सकते हो, सिंस रिमाइंडर इज इक्वल्स टू 0 कॉमा सो एल्गोरिदम क्या कहता है आपका, सो बाय यूक्लिड्स, अब यहां पर एल्गोरिदम में नाम लिखूंगा, सो बाय यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम, क्योंकि आपने जो बार बार ये लेमा लगाया है ना जितनी बार भी, इसी पूरे प्रोसेस को एल्गोरिदम कहते हैं। एल्गोरिदम होता है सीरीज ऑफ स्टेप्स, है ना, जो भी आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए लगाते हो। सो बाय यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम कॉमा डिवीजर एट दिस स्टेज, divisor at this stage is the required HCF, that is HCF of किसका निकालने चले थे अपन, 135, 225 is equals to 45। आप देख भी सकते हो 45 3 45 5 तो 45 की टेबल में दोनों आते हैं, और वो हाईएस्ट यानी कि कॉमन फैक्टर है, ऐसा सबसे बड़ा नंबर है जिसकी टेबल में ये दोनों चीज़ें आती है। आप नोट कर सकते हैं इसको, ठीक है। बिल्कुल देखो सॉल्यूशन इसी तरीके से लिखना कि टीचर को बिल्कुल क्लियरली समझ में आए, है ना, अपने को कचरा नहीं करना है बिल्कुल भी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपन। मैं 5-7 सेकेंड दूंगा नोट करने के लिए, ताकि आप कंफर्टेबली वीडियो को जो है पॉज कर लें, ठीक है, आराम से पॉज करके लिख लें। लिख लिया, ठीक है, पॉज करने के लिए इतना टाइम बहुत है। चलते हैं आगे, चलिए। तो सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं बच्चों। सेकंड पार्ट कहता है 196 एंड 38220, तो इसका क्या किया जाएगा, देखिए। वन 196 एंड 38220, since 38220 is greater than 196, comma, so by Euclid's division लेमा लिखेंगे यहाँ पर, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, क्योंकि एल्गोरिथम तो अपन जब सीरीज ऑफ स्टेप्स लगाते हैं उसको एल्गोरिथम बोलते हैं। सो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा 38220 इज इक्वल्स टू, अब 196 से कितनी बार डिवाइड होगा देखना पड़ेगा मुझे, ठीक है। 38220 196, तो 196 2 जा तो कितना होता है, 392 होता है ना, तो ये तो एक बार ही जाएगा। तो 12 में से 6 क्या 6, 17 में से 9 जाएगा तो होगा 8, 186 बचेगा बच्चों, ठीक है। आपने कहा ठीक है सर, 186 में मुझे 2 भी उतारना पड़ेगा, तो 196 10 जा तो 9 टाइम्स करके देखते हैं। 9 5 जा 45, 9 6 जा 54, ठीक है। तो 9 9 जा 81 और 86 हो जाएगा, 9 में से 9 और 17 तो 17 64, 12 में से फिर 4 गया 8, 15 में से 6 जाएगा तो 9, बाकी 0 0 बचेगा, वैसे एक बार 0 इनफ है, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे हम 0 उतार लेंगे 980, तो ये भाई साहब इसका आधा ही तो जा रहा है ये, हाँ 5 जा, ठीक है। तो ये 196 से कितनी बार डिवाइड होगा, 195 टाइम्स, और रिमाइंडर बचेगा 0। तो आप लिख सकते हो सिंस रिमाइंडर इज इक्वल्स टू 0, सो डिवीजर एट दिस स्टेप बोलो या स्टेज बोल लो, एट दिस स्टेज विल बी the required HCF, which implies that HCF of 196 and 38220 and 38220 is equals to
196, क्योंकि 196 इसी का एक फैक्टर है। तो जब ऐसा केस होता है, मैंने आपको बता रखा है कि जब भी आप 5-7 नंबर्स का, कितने भी नंबर्स का HCF निकालते हो, तो उसमें जो सबसे छोटा नंबर होता है या तो वही HCF होता है या HCF उससे भी कम आएगा। सबसे छोटा नंबर उसी अवस्था में HCF होता है जब वो बाकी सबका एक कॉमन फैक्टर हो। तो आप देख सकते हो 196 क्या है, 38220 का एक फैक्टर है, तो उससे कार्यक्रम हमारा चल पा रहा है। ये आपका रफ वर्क, अगर आप चाहो तो नोट कर लो, नहीं चाहो तो तुम्हारी इच्छा है कि नहीं है। तो वीडियो को पॉज करना है और नोट करना है। मैं 4-5 सेकंड दे देता हूँ आपको, जल्दी से पॉज करके नोट कर लेंगे। चलें आगे, चलिए अब बात करते हैं अपन थर्ड पार्ट की। थर्ड पार्ट कहता है 867 एंड 255, राइट। चलिए शुरू करा जाए। दिस इज 867 एंड 255। अब अपन नोट करना स्टार्ट करें तो आप देखिएगा कि 867 255 से बड़ा है, तो आप क्या लिख सकते हो, सिंस 867 इज ग्रेटर देन 255। तो भाई लोगों देखो, 255 से 867 बड़ा है, तो यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या कहेगा, सो बाय यूक्लिड्स डिवीजन लेमा क्या मिलेगा आपको, 867 इज इक्वल्स टू 255 इंटू 3 प्लस। अब देखो 255 इंटू 3 आपने इतनी आसानी से कैसे लिख दिया, क्योंकि मुझे साफ दिख रहा है कि 250 का थ्राइस तो कितना होता है, 750, 5 इंटू 3 15, तो 765। मैं आज भी ऐसे मल्टीप्लाई करता हूँ, दिस इज अ फास्टर मेथड। देखो मैं ये नहीं कह रहा कि वैदिक मैथ्स के प्रिंसिपल है, उसमें काफी सारे और प्रिंसिपल्स होते हैं, बट जो बेसिक आप छोटी क्लासेस से सीख के आए हो, वो आइडेंटिटी नहीं होती x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी वाली। तो मैं 3 को 255 से मल्टीप्लाई क्यों करूँ, मैं 250 प्लस 5 से मल्टीप्लाई करूंगा। तो 3 250 जा 750, तो रटा हुआ है बिल्कुल। इतने टाइम के बाद कैलकुलेशन याद वैसे भी हो जाती है। फिर 3 5 जा 15, तो 765 आएगा। अब मुझे देखना है 765 865, 100 का डिफरेंस, ये 2 और ज्यादा है तो 102। इतना फास्ट आपका कैलकुलेशन चलना चाहिए, हर चीज वहां नहीं करनी है। मैं दोबारा समझा देता हूँ आपको, ठीक है। रफ वर्क को आप करिए, अच्छी बात है, बट थोड़ा सा दिमाग में करो। तब ये एग्जाम में टेस्ट प्रैक्टिस मत करना इस चीज की, ये काम आपको तब करना है जब आप घर पे ट्राई कर रहे हो क्वेश्चंस, ठीक है, एम्पल टाइम होता है। तो 867 ये आ गया। अब आप क्या लिखोगे, सिंस, मैं फर्स्ट पार्ट में सब लिखवा चुका हूँ, रिमाइंडर इज नॉट इक्वल्स टू 0, सो वील अप्लाई द लेमा अगेन ऑन किस पे, 255 एंड 102। तो 255 इज इक्वल्स टू 102 का ट्वाइस प्लस, तो 102 इंटू 2 कितना होगा, 204, 204 और 51 आएगा 51, ठीक है। अगेन आप देख सकते हैं रिमाइंडर इज नॉट इक्वल्स टू 0, सो 102 इक्वल्स टू 51 इंटू 2 प्लस 0। सही बात है, आपने कहा बिल्कुल सही बात है, 51 इंटू 2 प्लस 0। तो आपने बोला सर रिमाइंडर 0 आ गया, मैंने कहा बिल्कुल मुझे भी दिख रहा है। तो आपने बोला सिंस रिमाइंडर इज इक्वल टू 0, सो HCF at this stage would be, sorry, HCF of the required numbers would be the division at this stage, that is 51. So HCF of 867 and 255 is equals to what, 51। सही बात है। तो यही आपका क्या होगा बच्चों, HCF होगा। आई होप यहाँ तक आपको कहानी समझ में आ रही होगी। अगर यहाँ तक कहानी समझ में आ रही है तो छाप लेंगे इसको, फिर अपन बाकी क्वेश्चंस की शुरुआत करते हैं। देखो मैं एनसीईआरटी में भी ऑर्डर वही फॉलो कर रहा हूँ जो एनसीईआरटी की बुक में आपका दिया हुआ है प्रैक्टिकली, ठीक है। इन वीडियोस को बनाने का उद्देश्य बच्चे यही है, क्योंकि मैं साल भर तो ये बुक, ये आप मान के चलो, आप सीधी बात, तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कैलकुलेशन याद है तो आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। एक साल में 6 से 7 बार मुझे अलग अलग बैचेस में बुक सॉल्व करानी पड़ती है, पूरी आपकी 9 से लेकर 12 तक की एनसीईआरटीज, ठीक है। तो हम एक साल में 5 से 6 बार सॉल्व कराते हैं पूरी बुक्स, अलग अलग मल्टीपल बैचेस में, क्योंकि बहुत बार रिपीट होता है ये चैप्टर। तो उसमें भी दिक्कत क्या होती है, कितने आप रिवीजन बैचेस चला लें, बच्चों को प्रॉब्लम आ जाती है किसी किसी क्वेश्चन में, किसी का कोई चैप्टर मिस हो गया किसी भी वजह से। तो मैं ये सॉल्यूशंस बना के रख रहा हूँ, ताकि क्या है किसी को कुछ मिस हो तो आप यहाँ पर यूट्यूब पर जाकर ये चीज़ें देख सकते हैं, ठीक है। तो इसका बेनिफिट लीजिए। एक मैं एक बात और बता दूँ, मैं चाहूँ तो आपको है ना बहुत ज़्यादा वो भी सजेस्ट कर सकता हूँ
कि एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस की बहुत सारी बुक्स आती है मार्केट में, बट बच्चों ज़्यादातर किताबों के अंदर सॉल्यूशंस या तो एक्सैजरेटेड होते हैं या बहुत सी जगहों पर गलत भी होते हैं। मैं सही बता रहा हूँ, वो रीजनिंग नहीं लिखते हैं बहुत जगहों पर, फिर आप बोर्ड में वही चीज़ें लिख के आते हो, नंबर नहीं मिलते हैं, सीधी सी बात है। जल्दी लिखेंगे। चलिए चलें आगे। तो अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, शो दैट एनी पॉजिटिव, अच्छा मैं समझा देता हूँ ये ग्रीन और ब्लैक का क्या कलर कोडिंग है ना, ये आपको स्टार्टिंग में याद रहे। जिस भी एनसीईआरटी के किसी भी क्वेश्चन में अगर पार्ट्स दे रखे हैं और मुझे लगता है कि पूरा एक पार्ट एक स्लाइड खा जाएगा, तो मैं इस क्वेश्चन को बार बार रिपीट कर देता हूँ, उसको मैं ग्रीन मार्क दे देता हूँ ताकि मुझे याद रहे कि हाँ इस स्लाइड को मैंने इसी पार्ट के लिए रखा है और अगले स्लाइड मुझे एक और सेकंड पार्ट के लिए मिल जाएगी, जैसा मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में किया। बट जो क्वेश्चन स्टैंड अलोन होते हैं, जिसका मुझे उम्मीद होती है कि मैं ऑब्वियसली कह रहा हूँ ना, इतनी बार पढ़ा चुके हैं कि पता होता है सोल्यूशन में कितना आ जाएगा, तो एक्सपीरियंस है इतना कि भाई ये इस पर्टिकुलर स्लाइड पे खत्म हो जाएगा क्वेश्चन, सेकंड स्लाइड की नीड नहीं पड़ेगी, तो उनको मैंने व्हाइट क्वेश्चन का मार्क दिया हुआ है। ठीक है, तो ध्यान रखना जो भी लंबे क्वेश्चंस होंगे आपको हमेशा देखना मिलेगा, मैं आपको उसको ग्रीन कलर दे दूंगा, ये पूरी कलर कोडिंग थ्रू आउट चलेगी अपनी। चलिए अब अपन बात करते हैं, शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q + 1, 6q + 3 और 6q + 5 वेयर q इज सम इंटीजर। अब भाई ध्यान दीजिएगा कि ऑड इंटीजर का मतलब क्या होता है। पहले मैं इस क्वेश्चन का मतलब समझा दूं, लिखना तो बहुत लोगों ने दिखा रखा होगा आपको, मल्टीपल जगह सॉल्यूशंस है, मैं भी लिखवाऊंगा पूरा प्रॉपर, पहले समझ लो मतलब क्या है इसका। क्वेश्चन ये कह रहा है कि भैया कोई भी ऑड इंटीजर इसी फॉर्मेट का होगा, ये तुम्हें समझाना है। q कुछ भी हो सकता है, q इज एनी इंटीजर, पर दुनिया का हर ऑड इंटीजर इसी फॉर्म में लिखा जा सकता है। आप लिख लो शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर। तुमने बोला 1 मिनट सर, 1 भी तो ऑड इंटीजर है, लिख के दिखाओ। मैंने कहा 1 तुम्हें रिप्रेजेंट करना है, 6q + 1 में q की वैल्यू 0 पटक दो, 6 × 0 + 1। तुमने कहा चलो ठीक है। 3 को करके दिखाओ, मैंने कहा इसमें q की वैल्यू 0 रख दो। तुमने कहा 5 को करके दिखाओ, मैंने कहा इसमें रख दो। क्योंकि तुम मेरी बात पकड़ ली, तुमने मुझसे कहा कि सर पहले तो क्वेश्चन का मतलब समझाओ, ये लिखना वगना अभी आप वो यूक्लिड का डिवीजन लेमा लोगे, r की वैल्यू 0 1 2 3 4 5 तक लेके जाओगे, फिर आप बोल दो कि भाई इसमें से 3 तो इवन है क्योंकि 2 से डिविजिबल है, बाकी के 3 बचे हुए ऑड होंगे, है ना। तो सॉल्यूशन लिखना तो मुझे बहुत अच्छे से आता है, आप तो ये समझाओ मतलब क्या है। मैंने कहा कि मतलब ये कि दुनिया का कोई भी ऑड पॉजिटिव इंटीजर इन 3 तरीकों से लिख सकते हो। अब क्वेश्चन समझना, क्या इन्हीं 3 तरीकों से लिख सकते हैं? नहीं, दुनिया का हर पॉजिटिव ऑड इंटीजर तो 2q + 1 से भी रिप्रेजेंट हो सकता है। आपने पता होगा ना 2n 2n + 1, 2n तो हर इवन इंटीजर के लिए एक रिप्रेजेंटेशन का मार्क है, 2n + 1 हर ऑड इंटीजर के लिए है जहां n की वैल्यू चेंज होती रहती है कि नहीं है? आपने कहा सही बात है सर। तो बच्चों में कोई यूनिक रिप्रेजेंटेशन नहीं है ऑड इंटीजर्स का, आप 3 से 4 से सबसे कर सकते हो, 4q + 1 और 4q + 3 उससे भी होता है ऑड इंटीजर रिप्रेजेंट। बात यह है कि आप तभी तो डिवीजन लेमा इतना इंपॉर्टेंट क्यों बताते हैं, क्योंकि आपको रिप्रेजेंट करने का आपको क्या देता है, अवसर प्रदान करता है। आपने कहा कि सर ज्ञान नहीं, 7 को रिप्रेजेंट करके दिखाओ। मैंने कहा 7 को रिप्रेजेंट करवाना है, 6q + 1 में q की वैल्यू 1 डाल दे। तुमने कहा यार एक काम करो 19 को करके दिखाओ। मैंने कहा 19 को करना है तो 6q + 1 में q की वैल्यू 3 डाल दे। तुमने कहा बहुत दिमाग खराब हो गया हमारा, अब एक काम करो आप है ना 29 को करके दिखाओ। मैंने कहा 29 को रिप्रेजेंट करना है, ऑड है ना, तो मैंने कहा 6q + 5 में q की वैल्यू 4 डाल, तो 6 4 24 + 5 आ गया 29। तो ले दे के तुम कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर ला दो, मैं इन तीनों के टर्म्स में या इन तीनों में से किसी ना किसी के टर्म्स में उसको लिख दूंगा। इसलिए यहाँ पर और लगा के लिखा हुआ है कि या तो इससे या 6q + 3 से या 6q + 5 से आप उसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। क्वेश्चन समझ में आ रहा है? मैं लिटरली बता रहा हूँ, तुम पूरी किताब सॉल्व कर दोगे, तुम्हें आधे से ज्यादा क्वेश्चन तो समझ में ही नहीं आते होंगे, इनका सेंस क्या निकल रहा है। सॉल्यूशन लिखना इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो तुम लिख लोगे आगे पीछे। अब ये समझ में आ गया ना, हर क्वेश्चन में अब तुम ये लगा के देखना। अभी मैं इसी एक्सरसाइज में और भी क्वेश्चंस करवाऊंगा, वहां पर भी तुम्हें चेक करवा दूंगा, ठीक है। तो अपने को बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है, ऐसे ले भी लोगे तो क्या ही हो जाएगा, है ना। चलो, तो आपने बोला कि सर कैसे शुरुआत करें, मैंने कहा लेट a बी एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर। लेट a बी एनी, जो उसने बोला वही मान लो, लेट a बी एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर। भाई ये एग्जाम मैं हटा ही देता हूँ,
तो एग्जाम में अगर ऐसे लिख के आओगे नंबर कटेंगे, पॉजिटिव पूरा वर्ड लिख के आना है वहां पर, मैं ऐसे कर ही देता हूँ यहाँ पर। तो लेट ए बी एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, ठीक है, एंड b इज इक्वल्स टू 6। वो कैसे डिसाइड होता है, इसकी मदद से। भाई यूक्लिड डिवीजन में को लेमा लगाना है तो a और b दो सेलेक्ट करने पड़ते हैं। a को तो मैंने कोई भी ऑड इंटीजर मान लिया, पॉजिटिव ऑड इंटीजर, और b की वैल्यू 6 कैसे चूज करी सर आपने, वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चेंज होता है बच्चों, कि तुम्हें 6 में डिविजिबिलिटी लगानी है ना, तुम चाहती हो कि तुम 6 के टर्म्स में रिप्रेजेंट करो। मैं कह रहा हूँ ना, यही क्वेश्चन 4q+1 4q+3 में भी आ सकता है, समझ रहे हो, 2q+1 में भी आता है। आपकी एनसीईआरटी में सॉल्व एग्जांपल्स में आप देखना मिलेंगे आपको क्वेश्चंस, ठीक है। तो आप लिखोगे देन, अगर a ऐसा और b ऐसा है, देन बाय यूक्लिड्स डिवीजन लेमा क्या होगा, a इज इक्वल्स टू 6q+r वेयर r इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन 6। आपको पता है r 0 से बड़ा और b से छोटा होता है, b की वैल्यू 6 है, which implies that r is equals to 0 1 2 3 4 5। तुमने अब एक बात समझ ली, तुमने कहा सर अब समझ में आ गया, मतलब अब मैं क्वेश्चन को यहां तक लिख के पहले सेंस समझा देता हूं। r की वैल्यू 0 1 2 3 4 5 का मतलब क्या है कि तुम्हारे एक किस किस फॉर्मेट में मिल सकते हो, तुम्हें a 6 तरीके से मिल सकता है, ध्यान देना। देन a कैन बी 6q, अगर r की वैल्यू 0 है तो 6q+1 6q+2 6q+3 6q+4 और 6q+5। तो आपने बोला तो a इन 6 में से कुछ भी हो सकता है, तुमने बोला लेकिन a तो पॉजिटिव ऑड इंटीजर था ना, मैंने कहा बिल्कुल था। मैंने कहा थोड़ी देर के लिए मान लो ऑड को भूल जाओ, अगर a कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है तो क्या a इन 5 तरीकों से रिप्रेजेंट हो सकता है, मैंने कहा हाँ। तो पता है क्या लिख दिया मैंने, मैं ये लिख रहा हूं, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर दुनिया का कोई भी इंटीजर है a, मैं तो ऑड की बात ही नहीं कर रहा, उसको आप इन 6 तरीकों में से कैसे ना किसी तरीके में लिख पाओगे। तुमने कहा लाके दिखाओ, 37 को लाके दिखाओ, मैंने कहा 6q+1 की फॉर्मेट का है वो, 6 6 36+1। तुमने कहा 38 को रिप्रेजेंट करके दिखाओ, मैंने कहा वो 6q+2 वाली फॉर्मेट का है, 6 6 36+2। तुमने कहा कोई भी रैंडम नंबर पकड़ूं, 53 को करके दिखाओ, मैंने कहा 6 8 48 +5 इस फॉर्मेट का है। तुमने कहा यार गजब आदमी हो, मैंने कहा 6 की टेबल में तुमने कुछ पकड़ लिया, 54 को लाके दिखाओ, मैंने कहा 9 6 54 6q की फॉर्मेट का है। तुमने कहा 58 को दिखाओ, मैंने कहा 6q+4। मैं कह रहा हूं तो तुम मतलब समझ में आ रहा है यूक्लिड डिवीजन लेमा का मतलब क्या है। तुमने कहा सर ये तो आप 6 के टेबल में कर रहे हो, ऐसे तो आप हर नंबर को किसी ना किसी की टेबल में और प्लस माइनस की फॉर्म में ला सकते हो। मैंने कहा मैं भी तो यही कह रहा हूं। तुम्हें क्या लगा था ये चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, क्यों पढ़ाया जा रहा है तुम्हें फर्स्ट चैप्टर के नाम पर। एनसीईआरटी का ऑर्डर सबसे सही मानता हूं मैं, जिस चैप्टर को फर्स्ट पे पढ़ा रही है वो फर्स्ट पे ही पढ़ाया जाना चाहिए, ठीक है, क्योंकि आने वाले चैप्टर्स में पुराने कंसेप्ट यूज होते हैं, सीधी सी बात है। मैं तो उसी में पढ़ाता हूँ, मैं ऐसा ऑर्डर ब्रेक नहीं करता कि पहले क्या पढ़ा दिया फिर क्या पढ़ा दिया। ये स्कूलों में चलता है तुम्हारे, हमारे नहीं चलता। कोचिंग पे हम हमेशा उसी ऑर्डर को फॉलो करते हैं जो एनसीईआरटी का, मैं तो वही करता हूँ एटलीस्ट। तो फर्स्ट चैप्टर पे इसको फर्स्ट नंबर पे पढ़ाने का सबसे बड़ा रीजन यही है कि इसकी जो एप्लीकेबिलिटी आप देख सकते हो, पहली एक्सरसाइज का दूसरा क्वेश्चन नहीं। तो आपने बोला कि सर अगर बी की वैल्यू में 3 ले लेता तो आप कहते हो 3q 3q+1 और 3q+2, तो दुनिया का हर नंबर इन तीनों में रिप्रेजेंट हो सकता है। मैंने कहा करके देख लो ना, मैं क्या मना कर रहा हूँ। 88 को करके दिखाओ, 3q+1 की फॉर्मेट का है, 87+1। 89 को करके दिखाओ, 3q+2 की फॉर्मेट का है, 87+2 है ना। 3 समथिंग जा 329 जा 87 होता है, प्लस का 2 आ रहा है। तुमने कहा 90 को करके दिखाओ, मैंने कहा सीधा सीधा 3q की फॉर्मेट का है। समझ में आ रहा है। तो उसका मतलब क्या है कि तुम बी चूज करते जाओ, दुनिया का हर नंबर उस टेबल का मल्टीपल या +1 +2 +3 की फॉर्मेट का ही मिलेगा। ये बात तुम पूरा चैप्टर कर लोगे, तुम्हें आज समझ में आ रही होगी बहुत सारे बच्चों को कि ऐसा भी होता है, ठीक है। अब मैं क्या लिखूंगा, सिंपल सी बात है, बट सिंस a is odd, मैंने ऊपर मान लिया odd, कॉमा, so a can't be 6q, 6q+2 और 6q+4। तुमने कहा ये क्या नया आपका वो है। मैंने कहा देखो a मैंने ऑड माना है, तो ऑड माना है तो वो इस फॉर्मेट का नहीं हो सकता। तुमने कहा किस खुशी में, मैंने कहा क्योंकि मैंने खुद ने बोला है कि q कोई इंटीजर है। लेट a इज इक्वल टू 6q+r वेयर r इज ग्रेटर देन
0 less than 6 and q is सम इंटीजर। वैसे तो पॉजिटिव इंटीजर ही आएगा, तो सम पॉजिटिव इंटीजर लिख लेता हूँ, where q is some पॉजिटिव इंटीजर। आपको ये पता है कि यूक्लिड डिवीजन, वैसे लिखने की जरूरत नहीं थी, ये आपको पता है कि यूक्लिड डिवीजन लेमा में ये होता ही है, ये आपको जरूर लिखना होता है। तो मैंने कहा भाई तुम्हें समझाने के लिए बता दूं कि अगर q कोई इंटीजर है तो ये भी कोई ना कोई इंटीजर ही आएगा। तुमने कहा आएगा, मैंने कहा ये 2 से डिविजिबल है, तुमने कहा कि हाँ, मैंने कहा 3q टाइम्स आएगा, अपॉन 2 करोगे तो 2 से 6 कैंसिल, यहाँ से मैं 2 कॉमन ले लूँ तो ये भी डिवाइड हो जाएगा 2 से, यहाँ से 2 कॉमन ले लूँ तो ये भी 2 से डिविजिबल है। तो भैया जो 2 से डिविजिबल होते हैं ना उसी को इवन बोलते हैं। तो आपने लिखा सो ए कांट बी दिस बिकॉज, रीजन लिख लो, बिकॉज दे आर डिविजिबल बाई 2। क्योंकि ये क्या है बच्चों, 2 से डिविजिबल है, तो आप क्या लिखोगे, therefore a is equals to 6q plus 1, 6q plus 3 और 6q plus 5। यानी कि a के लिए ऑप्शंस क्या क्या बचे आपके पास, भैया ये नंबर या तो इवन हो सकता है या ऑड हो सकता है, सीधी सी बात है, कोई भी इंटीजर इवन ऑड यही आपका अरेंजमेंट होता है नंबर लाइन के ऊपर। तो आप देख सकते हो सिंस दे आर डिविजिबल बाय 2 सो दे कैन नॉट बी क्या a बिकॉज इट इज ऑड। तो a के लिए ऑप्शंस क्या बचे, तो आप लिखोगे therefore since a was odd, therefore every odd positive integer is of the form 6q plus 1, 6q plus 3 और 6q plus 5 where q is some positive integer। सही बात है। तो आपने बोला हर ऑड नंबर दुनिया का इसी फॉर्मेट का आएगा। इस पे इतना ज्ञान इसलिए दिया मैंने ताकि इस तरह के जितने भी मल्टीपल क्वेश्चन है 4q plus 1, 4q plus 3, 2q plus 1, आप कुछ बुक्स देखोगे तो उसमें आपको 7, 8 के साथ भी क्वेश्चन मिल सकते हैं। ठीक है, छाप लो जल्दी से। तो सस्ते सुंदर टिकाऊ क्वेश्चन है ये, 2-2.5 रुपए किलो वाले। ठीक है ना, इतना इतना टाइम पास नहीं करना अपने को, कंसेप्ट सीखो आगे। एक तो प्रोफाइल्स पढ़ना सीखो, ये प्रोफाइल है भाई, सीधी सी बात है। हो गया, चलें आगे। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है आपसे, नेक्स्ट क्वेश्चन सेज एन आर्मी कंटिजेंट ऑफ 616 मेंबर्स इज टू मार्च बिहाइंड एन आर्मी बैंड ऑफ 32 मेंबर्स इन अ परेड। ठीक है, सही बात है। द 2 ग्रुप्स आर टू मार्च इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम्स। बहुत बढ़िया। What is the maximum number of columns in which they can march? मैं भी लिखवा दूंगा किसका आंसर HCF है। उससे पहले क्वेश्चन समझा देता हूँ ये प्रैक्टिकली हो क्या रहा है यहाँ पर। मैं छोटा एग्जांपल लेता हूँ, 32 को छोड़ो, मैं 16 बताता हूँ, 8 बताता हूँ कि मान लो कि 8 तो बैंड मेंबर्स हैं और मान लो 32 जो है तुम्हारे दूसरे मेंबर्स हैं। तो आप ध्यान देना कि 8 बैंड मेंबर्स है तो वो चाहे तो वैसे भी चल सकते हैं। मैं 20 से बैंड मेंबर्स को दिखा रहा हूँ, हर बंदे को एक से। ऐसे मान लो उन्होंने 8 ने कहा कि हम तो एक एक करके 8 कॉलम बनाएंगे। अभी 8 बंदे आगे खड़े हो गए तो ये पूरा एक वर्टिकल लाइन को कॉलम बोलते हैं। हॉरिजॉन्टल रोज होती है, तो एक रो हो गई। अब इनके पीछे चलेंगे आर्मी वाले, तो 32 आर्मी वाले थे, है कि नहीं है? तो वो क्या करेंगे भाई, 8 लाइंस है तो बेचारे 4-4 बढ़े आएंगे और तो क्या करेंगे, 1 2 3 4 इसके पीछे, 2 3 4 ऐसे चल जाएंगे। समझ रहे हो? तो ये कॉलम्स की बात हो रही है। तो कितने कॉलम बने, 8।
चार चार बंदे एक कॉलम में, और बैंड वाले को मारा तो पांच पांच बंदे एक कॉलम में आ जाएंगे, क्योंकि 32 और 8 40 लोग होते हैं। यहाँ क्या हो रहा है आप देखो, यहाँ बैंड वाले कितने हैं, 32 लोग हैं, तो 32 चाहे तो वो 32 ऐसे पूरे कॉलम्स बना सकते हैं, 32 के 32 एक एक बंदा ऐसा खड़ा हो जाए, 32 लाइंस बना देगा। असेंबली में नहीं होता, हर क्लास की अलग लाइन, हमारे तो ऐसे ही होता था स्कूल में। 10th क्लास के 3 सेक्शन है ए बी सी, तो 10A 10B 10C तीनों के CR खड़े हो जाएंगे आगे, ठीक है, उनके बीच में उनकी लाइंस खड़ी हो जाएंगी। तो जितनी क्लासेस उतने आपकी क्या बन जाती थी, लाइंस, बेसिकली उतने कॉलम बन रहे, एक रो में खड़ा कर दो ना, उतनी कॉलम बनाने पड़ेंगे आपको। तो 32 लोग चाहे तो 32 ऐसे खड़े हो जाए, लेकिन क्वेश्चन में कंडीशन क्या है कि 2 ग्रुप्स आर टू मार्च इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम्स। समझ रहे हो, आपने बोला कि सेम कॉलम्स में चलना है। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इन विच दे कैन मार्च। आपने बोला कि सर इतने बंदों को जाना है और दोनों को सेम नंबर ऑफ कॉलम्स में चलना है, तो कितने कॉलम बनाए कि दोनों के सेम कॉलम चलेंगे। मतलब समझ रहे हो, ऐसा कॉमन नंबर जो दोनों को डिवाइड कर दे। फिर सुन लो मेरी बात, इक्वल नंबर ऑफ कॉलम्स का मतलब क्या करना है कि तुम्हें 616 को और 32 को, दोनों को उस नंबर से डिवाइड करना है जो दोनों को डिवाइड कर रहा है, हाईएस्ट नंबर। मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स बोला हुआ है ना, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स। मैक्सिमम का मतलब होता है वो सबसे बड़ा नंबर जो दोनों को बराबर तरीके से डिवाइड कर दे। भाई कि दोनों का HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब ही यही होता है, वो सबसे बड़ा नंबर जो दोनों गिवन नंबर्स को डिवाइड कर दे। सबसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, फैक्टर माने कि टुकड़ा, यानी कि दोनों नंबर्स किसी की टेबल में आ रहे होंगे और जिसकी टेबल में आ रहे हैं वो भी सबसे बड़ा हो। तो दोनों का HCF निकाल के देख लेते हैं कि कौन सा ऐसा सबसे बड़ा नंबर है जिसमें दोनों डिवाइड हो रहे हैं, उतने ही कॉलम्स बना लेंगे अपन। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से, है ना, सिंपल क्वेश्चन है ये बहुत, बट क्या है, रीजनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है इनके पीछे की। अच्छा, जिनको लग रहा है कि भाई सिर्फ सॉल्यूशन ही देखना है, वो थोड़ा सा आगे फास्ट फॉरवर्ड कर दे, या फिर वैसे मैं फास्ट बोलता हूँ तो आप स्पीड में देखोगे तो बहुत चीज़ें सर के ऊपर से जाएंगी। मेरा लेक्चर जनरली 1x स्पीड पर ही देखो, ज़्यादा बेटर है। 1.10 1.10 कर लो अगर पीसी में देख रहे हो तो। मोबाइल में तो इतना ऑप्शन नहीं होता, आपको 1.25 पे ही जाना पड़ता है, बाकी सॉल्यूशन देखना है। अच्छा एक बात और, इनकी PDF कहाँ मिलेगी सर, सॉल्यूशन तो लिखवा रहे हो आप, तो टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, ज्वाइन कर लो। मैं हर वीडियो में बोलता हूँ ये बात, मैं जितना भी तुम्हें यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ, मैं बहुत मेहनत से PPTs वगैरह सब कुछ बनाता हूँ भाई, है ना। मेरे पास कोई बहुत ज़्यादा टीम नहीं है कंटेंट वगैरह के लिए, एक टेलीकॉलर हायर कर रखा है बस, और कुछ ही नहीं है मेरे पास। तो अपन सब कुछ खुद ही कर रहे हैं, ठीक है। ये डिजिटल वाला मतलब मामला मेरे आते हैं, ऑफलाइन की फैकल्टी अलग है। तो आप ध्यान रखिएगा कि भाई ये जो जितनी भी PPTs है, इनको एनोटेट करने के बाद जो भी रिटन सॉल्यूशन है, इनका मैं PDF जो है आपको टेलीग्राम ग्रुप में अवेलेबल करवा दूंगा। तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है, जाके ज्वाइन कर लो। टेस्ट पेपर्स, DPPs, कोई एक्स्ट्रा नोट्स, स्टडी मटेरियल, अभी 10th के आपके एग्जाम्स आने वाले हैं, तो बोर्ड के पहले मैं बहुत सारे सैंपल पेपर्स खुद बना के भी डालूंगा, बहुत सारे डाउनलोड करके उनमें से क्वेश्चंस निकाल के भी आपको भेजूंगा। CBSE के द्वारा कोई नया अपडेट आता है वो भी डालूंगा, और मेरे वीडियो के जो लिंक्स है, जो भी लेटेस्ट वीडियो आएंगे वो भी टेलीग्राम पे आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो उस ग्रुप को ज्वाइन कर लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। चलिए तो अपन आंसर लिखना स्टार्ट करते हैं इसका। एन आर्मी कंटिजेंट, तो आप सीधा निकाल सकते हो इस क्वेश्चन में। द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स in which 616 army members of army and 32 band members can march, ये क्वेश्चन में से उतारना है पूरा, in parade is equals to HCF of 616,32। सही बात है बच्चों, तो आप देख सकते हो क्या ऐप का क्या होगा, HCF होगा 616 का और 32 का, तो वो अपने को निकालना है। तो आप निकाल सकते हो यहाँ से 616 और 32 का HCF कितना आएगा। देखा जाए तो 616 को 32 से डिवाइड कर दिया जाए तो 32 1 जा 32 ही होगा। 11 में से 2 गया तो 9, 29 के बाद 6 को और उतार लो
तो 32 10 या 320 होता है, 320 में से 30 गया तो 8 टाइम से ज़्यादा नहीं जाएगा ये, तो 32 8 जा 8 2 जा 16 और 1 8 3 जा 24 और 1 2 25, तो 256 40 66 70 80 नहीं यार जा रहा है, 32 9 जा 16 और 1 हाँ, तो आपने कहा कि सर 9 टाइम्स जा रहा है, 296 है ना क्योंकि यहाँ पर, तो 288, तो यहाँ से अपने पास बचेगा बच्चों 16 में से 8 गया तो 8, ये बचेगा 08। तो आप देख सकते हो 32 19 जा प्लस का 8 रिमाइंडर बचेगा। वापस से आप देख सकते हो बच्चों 32 पे लगाऊंगा मैं क्योंकि आपका रिमाइंडर 0 नहीं है, तो 8 4 जा 32 प्लस का 0, तो आप निकाल सकते हो implies that HCF of 616, 32 is equals to 8। सही बात है। तो आपने बोला कि सर आपका HCF कितना निकल के आया, मैंने कहा 8 निकल के आया, यानी कि कितने कॉलम से मार्च कर सकते हैं वो 8। तो बनो मैक्सिमम 8 कॉलम्स होंगे, यानी कि आप ध्यान से देखिएगा 32 में 4 बैंड मेंबर जो होंगे स्टार्टिंग में क्या होंगे, 8 कॉलम्स में खड़े होंगे, ठीक है। 8 4 जा 32 होता है, तो जो 8 आप बनाने वाले हो एक कॉलम, 8 कॉलम्स में पहले 4 बंदे बैंड वाले होंगे, फिर उसके पीछे इसको 8 में डिवाइड कर लो, 8 से डिवाइड करने पर जो भी आएगा उतने बंदे एक लाइन में आपको बैंड वाले मिलेंगे, है ना। क्वेश्चन में आगे जो क्वेश्चन वो पूछ सकता है वो यही होगा कि ऑल्सो फाइंड द नंबर ऑफ पीपल या फिर नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ बोथ द कम्युनिटीज कंबाइंड इन वन पर्टिकुलर कॉलम। तो आप देख सकते हो, मैं वो इसका आंसर भी दे देता हूं आपको, पहले मैं इसका कंक्लूडिंग स्टेटमेंट लिख देता हूं। सो they can march in, अब मान लो 8 कॉलम बन गए, तो कोई भी एक कॉलम होगा तो एक कॉलम में 2 3 4 बंदे क्या होंगे, बैंड वाले होंगे, ठीक है, क्योंकि 8 4 जा 32, तो ऐसे 4 बंदों के ऐसे 8 कॉलम बनेंगे, ठीक है। अब 616 को 8 से डिवाइड करो, 616 इज डिवाइडिंग बाय 8, 8 5 जा 40, 8 6 जा 48, 8 7 जा 56, 77 आएगा आंसर, है ना। तो आपने बोला कि मतलब ऐसे 1 2 3 4 करके 77 बंदे एक कॉलम में खड़े होंगे, तो 77 तो आर्मी वाले और 4 बंदे कौन से, बैंड वाले, तो 81 बंदे मिलेंगे तुम्हें एक कॉलम के अंदर। तुमने कहा हिसाब बैठ रहा है क्या, मैंने कहा बिल्कुल बैठ रहा है। तुम देख लो 81 बंदे अगर एक कॉलम में मिल रहे तो 8 कॉलम में कितने मिलेंगे, 8 1 8, 8 8 जा 64, इतने मिलेंगे। 616 में आप 32 को जोड़ो, यही आएगा 648, है ना। तो पूरा हिसाब बैठ रहा है, आप देख लो। तो हर कॉलम में 8 कॉलम होंगे, हर कॉलम में पहले 4 बंदे बैंड वाले और उसके पीछे 77 बंदे आर्मी वाले होंगे, तो टोटल 81 लोग जो हैं वो एक कॉलम में चल रहे होंगे। ये मैंने देखा हुआ है एक्चुअल में, है ना। तुम थोड़ा सा अगर ये जो स्टैंडर्ड बुक्स तुम्हारी चलती हैं जो बोर्ड को टारगेट करती है उससे बाहर निकलोगे तो आपको अच्छे ऑथर्स की बुक मिलेगी जहां पर आपको इन क्वेश्चंस का आगे के पार्ट्स भी दे रखे हैं, मतलब एक्सटेंशन दिया हुआ है जो आपको दिया जा सकता है, तो छाप लेंगे जल्दी से। हो गया नोट। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m+1 फॉर सम इंटीजर m। चलिए तो बात करी जाए थोड़ी सी। आप देखेंगे कि हमें यूक्लिड डिवीजन लेमा से क्या शो करना है कि स्क्वायर, तो पहली बात तो ये देखो किसका स्क्वायर, किसी पॉजिटिव इंटीजर का, तो कोई पॉजिटिव इंटीजर किस फॉर्मेट का हो सकता है, पहले तो उसकी बात कर लेते हैं। तुमने कहा यार जिस तरीके से आप पढ़ा रहे हो पॉजिटिव इंटीजर तो सभी तरह का हो सकता है, 2q+1 भी पॉजिटिव इंटीजर का लिखने का तरीका है, 3q+1 3q+2 भी एक तरीका है, 4q+1+2+3 भी एक तरीका है, 5q+2 3+4 वहां तक भी है। फिर अभी आपने 6q वाला क्वेश्चन तो कराया ही था जिसमें आपने बहुत ज्ञान देकर समझाया था कि दुनिया के हर इंटीजर को 6q+1 +2 +3 +4 +5 ऐसे 6 तरीकों से आप लिख सकते हो, है कि नहीं है। इन 6 में से कोई ना कोई तरीका लग जाएगा।
उसी तरीके से अब मैं ये कह रहा हूं कि किसी का स्क्वायर इस फॉर्मेट का है। अब क्योंकि किसी का स्क्वायर 3 टाइम्स ऑफ समथिंग आ रहा है, तो यहां पर आप अगर b की वैल्यू 2, 4, 6 ऐसे चूज करते हो तो आपका बहुत ज्यादा समय बर्बाद होगा, क्योंकि बहुत सारे केसेस बनेंगे। तो हम स्मॉलेस्ट जो केस ले सकते हैं जिसका स्क्वायर 3 का मल्टीपल हो, उसके लिए हमें b को 3 चूज करना पड़ेगा। तुमने कहा कुछ नहीं समझ में आया जो आपने बोला, मैंने कहा समझाते हैं, रुको पहले मैं थोड़ा सा लिख दूं 2-4 लाइन, फिर मैं आपको एग्जाम्पल के साथ समझा पाऊंगा। लेट a be any positive integer and b is equals to, let a be any positive integer and b is equals to 3। अब सवाल बच्चों का यहाँ आता है कि आपको कैसे पता पड़ा 3 लेना है। मैंने कहा 2 लोगे तो 2 का स्क्वायर कभी भी 3 का मल्टीपल तो नहीं आने वाला। मेरा पॉइंट समझ रहे, क्योंकि आगे पीछे आपको इसका स्क्वायर करना पड़ेगा अभी, है ना। प्लस अगर आप मान लो आपने कहा सर मैं 4 ले लूं, मैंने कहा 4 का भी कोई भी स्क्वायर 3 का मल्टीपल नहीं होता, करके देख लो। 4 खुद ही मल्टीपल नहीं है 3 का। तुमने कहा ये भी पॉइंट है। तुमने बोला कि 6, मैंने कहा हाँ 6 से काम चल जाएगा, क्योंकि 6 को 3 का मल्टीपल है, तो 6 का हर स्क्वायर 3 का मल्टीपल आएगा। लेकिन तुम मतलब समझ रहे हो इसका क्या है, b की वैल्यू 6 लेने का मतलब है 6 केसेस, 6q + 1 + 2 + 3 + 4 + 5, उन सब के स्क्वायर में तो 6 बार आपको करना पड़ेगा स्क्वायर, और 6 के 6 नंबर्स को, 6 के 6 स्क्वायर्स को आपको ऐसा लिख के दिखाना पड़ेगा। लिख दोगे इट इज पॉसिबल विद b = 6, बहुत लंबा जाएगा। तो कन्वीनियंट एंड ओनली सफिशिएंट ऑप्शन जो अपने पास है ना, वो क्या है 3। सफिशिएंट क्यों बोल रहा हूं, इससे हमारा कार्यक्रम चल रहा है जो हम प्रूव करवा रहे हो। कन्वीनियंट इसलिए बोल रहा हूं कि 3 ही केस बनेंगे, 3q + 1 3q + 2, जो कि 2 या 3 नंबर के सवाल के लिए इनफ है। ये 2 नंबर से ज्यादा में आता नहीं है क्वेश्चन। 3 में अगर कोई देना चाहे तो दे दो, बट मेरे अकॉर्डिंग ये 3 की बाउंड्री पे है, 3 को टच नहीं करता है। 2 नंबर के लिए इनफ है क्वेश्चन, ठीक है। तो हम तो टेस्ट में 2 नंबर में देता हूं, 2 मार्क का क्वेश्चन है ये। तो लेट a be any positive integer and b is equals to 3, then क्या होगा 3q + r where r is greater than equal to 0 less than 3। तो आपने कहा देन बाय यूक्लिड्स डिवीजन लेमा a is equals to 3q + r where r is greater than equal to 0 and less than 3। सो a या तो 3q होगा या फिर 3q + 1 होगा और 3q + 2 होगा, ठीक है। क्योंकि r की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, 0, 1, 2 लिखने की नीड नहीं है, आपको पता है, ठीक है। तो आपने कहा कि सर a 3 तरीके से हो सकता है, तो दुनिया का कोई भी पॉजिटिव इंटीजर इन 3 तरीकों से लिखा जा सकता है। अगर लिखा जा सकता है तो क्या करना है सर, हमें उसका स्क्वायर शो करना है कि उसके स्क्वायर को ऐसा लिखा जा सकता है, जहां पर m भी एक इंटीजर है। तुमने कहा ठीक है देख लेते हैं। तो केस 1 की बात करते हैं। When a is equals to 3q, a स्क्वायर कितना होगा 3q का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9q स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3 × 3q स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3m। आपने मतलब क्या करे जा रहे हो ये, मैंने कहा कि मान लो a की वैल्यू 3q है, भाई 3 तरीकों से हो सकता है ना, तो तीनों को इसमें या इसमें लिख के दिखाओ तभी मानेंगे, क्वेश्चन यही कह रहा है। तो आपने बोला कि a अगर 3q है तो आफ्टर स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स वी गेट a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3q का होल स्क्वायर अंदर जाएगा तो 3 का स्क्वायर इंटू q का स्क्वायर, तो 9q स्क्वायर हो जाएगा। 9 में से मैं 3 बाहर निकाल लूंगा क्योंकि मुझे m बनाना हुआ, बचे हुए पोर्शन को मैंने m लिख दिया, वेयर m इज इक्वल्स टू। अब जवाब दो ध्यान से, इस पूरे के पूरे कचरे में जो भी अपन लिखते हैं, जो भी कचरा लिखा हुआ है तुम्हारे सामने, इसमें q क्या होता है, q इज सम पॉजिटिव इंटीजर। अगर q पॉजिटिव इंटीजर है तो उसका इंटीजर के साथ प्रोडक्ट करना, प्लस माइनस करना, वो भी एक इंटीजर ही आएगा। तो 3q अगर q एक इंटीजर है तो q का स्क्वायर भी एक इंटीजर होगा, और अगर q का स्क्वायर इंटीजर है तो 3 × q का स्क्वायर भी एक इंटीजर ही होगा, पॉजिटिव होगा। तो 3 × q का स्क्वायर अगर आपने m माना है तो m एक पॉजिटिव इंटीजर आ रहा है कि नहीं आ रहा, आ रहा है। ये तो बोला है वेयर m इज सम इंटीजर, मैं तो पॉजिटिव भी बोल रहा हूँ कि पॉजिटिव है भाई, नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता क्योंकि किसी के स्क्वायर का पॉजिटिव मल्टीपल है। आपने कहा सही बात है, तो मैंने कहा जस्टिफाई हो रही है, तुमने कहा हो रही है, तो मैंने कहा आगे चलो सेकंड केस की बात करो, टाइम पास नहीं करना बिल्कुल भी। When a is equals to 3q + 1,
ठीक है, तो आप देखोगे व्हेन 3q + 1 होगा तो a का स्क्वायर इज इक्वल टू 3q + 1 का होल स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू, आपने कहा a का स्क्वायर क्या होगा, 3q + 1 का होल स्क्वायर होगा, तो आपने बोला सर a स्क्वायर + 2ab + b स्क्वायर इज इक्वल टू 9q स्क्वायर + 6q + 1 9q स्क्वायर + 6q + 1, तो आप देखो 3 कॉमन लोगे तो यहाँ क्या बचेगा, 3q स्क्वायर + 2q, ठीक है, मैंने इन दोनों में से 3 कॉमन लिया, 1 को अकेला छोड़ दिया, क्योंकि मेरे को पता था तीनों में से जो 3 है वो कॉमन नहीं आ रहा। अब आप दिमाग लगाओ, q एक पॉजिटिव इंटीजर था तो 2q भी एक पॉजिटिव इंटीजर होगा, q का स्क्वायर इंटू 3 भी एक पॉजिटिव इंटीजर है, तो इंटीजर प्लस इंटीजर का सम भी एक पॉजिटिव इंटीजर होगा। तो आप देखिएगा 3q स्क्वायर + 2q को मैं क्या मान लेता हूँ, वेयर सही बात है। आपने बोला कि सर इसको भी 3m + 1 की फॉर्म में मैं लिख पा रहा हूं, जहां पर m की वैल्यू क्या मान ली, 3q स्क्वायर + 2q, सही बात है, आपने कहा बिल्कुल सही बात है। तो हम क्या कर सकते हैं, आपने बोला कि सर दोनों केसेस को लिख दिया, बट बात तो तब बनेगी जब तीनों केसेस को लिख के दिखाओगे, क्योंकि बच्चों समस्या ये है कि a इनमें से कुछ भी हो सकता है कि नहीं है। अगर 6 है तो वो 3q फॉर्मेट का है, 7 है तो 3q + 1 फॉर्मेट का, 8 को कैसे लिखोगे, 3 × 2 + 2 यानी कि 3q + 2। तो आप इन तीनों के स्क्वायर को भी ऐसे लिख के दिखाओ, 2 को तो लिख के दिखा देते, केस 3 की बात भी करेंगे अपन। तो लेट अस टॉक अबाउट when a is equals to 3q + 2, then a is equals to a square is equals to 3q + 2 का होल स्क्वायर, which is a square + 2ab + b square, which is 9q square + 2 3 जा 4 2 3 जा 6 6 2 जा 12 + 12q + 4, which would be 9q square + 12q + 3 + 1। तो 3 कॉमन लोगे तो क्या मिलेगा, 3q स्क्वायर + 4q + 1 + 1, यही मिलने वाला है, 3q स्क्वायर + 4q + 1 + 1, which would be equals to which would be 3m + 1। आपने बोला कि सर ये क्या कचरा कर रहे हो, मैंने कहा वापस से बच्चों, अगर q आपका कोई पॉजिटिव इंटीजर है तो 4 × q भी कोई पॉजिटिव इंटीजर होगा, 3q का स्क्वायर तो मैं बार बार बोल ही चुका हूँ, और 1 भी एक इंटीजर है, तो 3 इंटीजर्स का सम भी एक इंटीजर होगा। क्लोजर प्रॉपर्टी लगा रहा हूँ बेसिकली, 8th क्लास में पढ़ी होगी। क्लोजर प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर 2 इंटीजर में एडिशन करोगे तो उसका आंसर भी एक इंटीजर ही आएगा। तो आप देख सकते हो 3m + 1, आपने कहा वेयर m इज इक्वल टू 3q स्क्वायर प्लस का 4q प्लस का 1, सही बात है। तो आप लिख सकते हो हैंस, क्या लिख सकते हैं हम, हैंस एनी पॉजिटिव इंटीजर, हैंस स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर square of any positive integer is either of the form is either of the form 3m or 3m + 1, where m is a positive integer। तो नोट कर सकते हैं जल्दी से, है ना, बहुत प्यार से छाप लेंगे इस चीज को अपन, फिर अपन आगे चलेंगे। चले आगे, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। पागल होगा लेमा यूज करते करते हैं, लेकिन क्या करें, पहली एक्सरसाइज है, उसका टॉपिक ही यही है। टू शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 9m, 9m+1 और 9m+8। चलिए, तो वापस से क्यूब की बात हो रही है और क्यूब को भी 9 के मल्टीपल के रूप में दिखाना है। तो बच्चों किसका क्यूब होता है जो 9 का मल्टीपल होता है? तुमने कहा 3, 6, 9 इन सबका, लेकिन सर 9 तो मारो गोली, 6 भी तुमने ले लिया तो वापस से वही 6 केस बनेंगे। बी की वैल्यू 6 लोगे तो क्यूब करने जाओगे तो 6 केसेस का क्यूब करना पड़ेगा, आंसर आ जाएगा, कोई समस्या नहीं है, लेकिन लंबा जाएगा, 3-4 स्लाइड्स मेरी लग जाएंगी, तुम्हारा टाइम वेस्ट हो जाएगा और क्वेश्चन 2 नंबर में आने वाला है ये फिर भी बहुत सी जगह पर 3 में आप दे सकते हो, क्यूब है क्योंकि, है ना, लेकिन 2 में ही काम चल जाता है, तो मैं तो 2 ही मान के चलूंगा। वर्स्ट केस लेके चलते हैं अपन। तो आप देखें कि आप कौन सा ऐसा सस्ता काम करोगे, सस्ता जुगाड़ कौन सा लगाओगे। तुमने कहा 3, कन्वीनियंट भी है, सफिशिएंट भी है। इस क्वेश्चन के लिए सफिशिएंट है, 3 से आपका आंसर आ सकता है क्योंकि 3 में 3 ही केसेस बनेंगे और 3 का क्यूब क्या होता है, 9। 3 का क्यूब 27 होता है जो कि 9 का एक मल्टीपल है। तो आप समझ सकते हो मेरी भावनाओं को। और सर आप इसको कन्वीनियंट क्यों कह रहे हो? क्योंकि 3 ही केस है। तो सफिशिएंट भी है, कन्वीनियंट भी है, आपका b = 3 में काम चल जाएगा। तो लिखेंगे हम हमारे हमेशा की तरह बड़ी प्यार और मोहब्बत के साथ, लेट a be any positive integer and b = 3। आप बोलेंगे लेट a be any positive integer and b = 3, then by Euclid's division lemma a = 3q plus r where r is greater than equal to 0 less than 3। सही बात है, आपने कहा सही बात है, which implies that a = 3q, 3q plus 1 और 3q plus 2। आपने कहा बिल्कुल सही बात है, मैंने कहा बिल्कुल सही बात है। तो केस 1 की बात करते हैं। When a = 3q, तो आप लिखेंगे देन a का क्यूब क्या होगा? सर क्यूबिंग बोथ द साइड्स। अगर a 3q है तो आपको ये तो शो करना है ना कि भाई a 3 तरीकों से हो सकता है। तो इन तीनों तरीकों के क्यूब को दिखाना पड़ेगा, या तो वो 9m है, या वो 9m+1 है, या 9m+8 है। पीछे वाला एक कॉन्सेप्ट है, किसी के ना किसी चीज को अपन m मान लेंगे और वो भी एक इंटीजर होगा, वो मैं समझा दूंगा। देखो क्यू तो कोई इंटीजर में लिख देता हूं, एंड तो आप लिख सकते हो r > 0 where q is some integer। वैसे तो पॉजिटिव इंटीजर लिखना चाहिए मेरे को, बट सम इंटीजर देख लो अभी, ठीक है, where q is some integer। तो आप ध्यान देंगे a का क्यूब क्या निकल के आ रहा है बच्चों, यहाँ पर a का क्यूब निकल के आ रहा है 3q का क्यूब which is 27q क्यूब which is 9 into 3q क्यूब is equals to 9m, where m is equals to 3q क्यूब। सही बात है, आपने कहा बिल्कुल सही है। आप देख सकते हो a का क्यूब क्या आएगा बच्चों, 3q का होल क्यूब आएगा, दिस इज 27q क्यूब इक्वल्स टू 9 into 3q का क्यूब आप देख सकते हो विच इज 9m, वेयर m इज इक्वल्स टू 3q क्यूब। क्या मतलब आया आपका? आपने कहा कि सर q एक इंटीजर था तो q का क्यूब भी एक इंटीजर ही होगा और 3 into q का क्यूब भी एक इंटीजर होगा, तो उस पूरे को मैं एक m से रिप्रेजेंट कर देता हूं, तो m अल्टीमेटली एक इंटीजर आएगा। तो ये पूरा का पूरा जो कार्यक्रम है a इज इक्वल्स टू 3q वाला, तो मैं a के क्यूब को क्या लिख सकता हूं, आई कैन राइट इट एज 9m। क्या सीधी सी बात समझ में आई? आपने कहा समझ में आई, ठीक है। केस 2 की बात करते हैं। When a is equals to 3q plus 1, then a cube is equals to 3q plus 1 का होल क्यूब, ठीक है। तो इसको लिखेंगे a का क्यूब प्लस 3 a स्क्वायर b प्लस 3 ab स्क्वायर प्लस 1 का क्यूब इज इक्वल टू, इसको लिखेंगे बच्चों 27q क्यूब, है ना। a का a प्लस b का होल क्यूब याद है ना, a क्यूब प्लस b, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, है ना।
लेकिन क्या है, आप जब सीनियर क्लासेस में आओगे और आप बाइनोमियल थ्योरम पढ़ोगे क्लास 11th में, अगले साल अगर कोई साइंस मैथ्स लेता है तो चैप्टर नंबर 8 है बाइनोमियल थ्योरम, अगर उसको पढ़ लोगे तो तुम हमेशा इसी ऑर्डर में आइडेंटिटी लगाओगे, डिक्रीजिंग ऑर्डर में। उसमें बाइनोमियल थ्योरम में क्या होता है, पहली टर्म की जो पावर होती है वो हाईएस्ट होती है, फिर उसके बाद पहली टर्म की एक पावर कम होती जाती है, सेकंड टर्म की एक पावर बढ़ती जाती है। तुम देखो 3q का होल क्यूब क्या है, होल क्यूब है, और जो सेकंड टर्म है 1 उसकी पावर 0 है। सेकंड जब दूसरी टर्म में आप जाओगे तो आप देखो कि 3q का जो है एक पावर कम हो गया और 1 की एक पावर बढ़ गई। फिर थर्ड टर्म में जाओगे तो 3q की एक पावर और कम हो गई, 1 की एक पावर और बढ़ गई, और लास्ट वाली टर्म में 3q की पावर 0 हो जाएगी, 1 की पावर कंप्लीट हो जाएगी, है कि नहीं है। तो ये बाइनोमियल थ्योरम लिखने का तरीका होता है। तो हम, मेरी आदत पड़ेगी वैसा लिखने की, तो चलिए, तो 27q क्यूब प्लस 3 3 जा 3 का स्क्वायर 9, 9 3 जा अगेन 27q स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 होता है, 3 3 जा 9q प्लस 1। अब इन तीनों में से तो 9 कॉमन आ रहा है तो ले लो, 9 कॉमन लूंगा तो क्या बचेगा, 3q क्यूब प्लस 3q स्क्वायर प्लस का q प्लस का 1, विच इज रिटर्न एज 9m plus 1, where m is equals to 3q cube plus 3q स्क्वायर प्लस q। सही बात है। तो आप देख सकते हो आराम से, मैं चाहूं तो q भी कॉमन आ रहा है पर लेने की नीड ही नहीं है ना, मुझे करना ही नहीं है वो रिप्रेजेंट। मुझे तो 9m plus 1 या 9m plus 8 या 9m में बनाना है। तुम m को कुछ भी मानो, मुझे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन आपका m एक इंटीजर आना चाहिए। ठीक है, आपने कहा क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म, यहाँ अननोन है, ये बात लिखनी चाहिए थी एनसीईआरटी को, बट आपका m इंटीजर आएगा। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। क्लियर सर। तीसरे केस की बात करते हैं, केस नंबर 3 बनाया जाए। नाइन एम प्लस 1। चलिए केस 3 की बात करते हैं अपन। जब आपका a क्या होगा, 3q प्लस 2 फॉर्मेट का होगा, देन a का क्यूब क्या होगा, प्लस 3ab स्क्वायर प्लस a क्यूब। तो आप लिखना 27q क्यूब प्लस 3 का स्क्वायर 9, 9 3 जा 27, 27 2 जा 54। नाराज हो जाता है ना, थोड़ा सा क्या बोर्ड नाराज होने लग जाता है ज्यादा क्वेश्चन होने के बाद। तो 2 का स्क्वायर 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36 q प्लस 8। सही बात है, आपने कहा बिल्कुल सही बात है। तो दिस वुड बी 9 कॉमन ले लेंगे अपन, क्या बचेगा 3q क्यूब प्लस 9 5 जा 45, 9 6 जा 54, 6q स्क्वायर प्लस 9 4 जा 36, 4q प्लस 8। सही बात है बच्चों, आपने कहा सही बात है सर। दिस कैन बी रिटन एज 9m प्लस 8, वेयर m की वैल्यू क्या है ये जरूर बता के आना बच्चों, है ना, छोड़ के मत जाना कि हाँ भाई सर खुद ही कर लेंगे। तो आप लिख सकते हो therefore cube of any positive integer is of the form hence cube of any positive integer is of the form 9m, 9m plus 1 और 9m plus 8। सही बात है। तो आप देख सकते हो या तो आपका 9m होगा, 9m plus 1 होगा, या 9m plus 8 होगा। छाप लेंगे जल्दी से। हो गया भाई नोट।
तुमने कहा हो गया सर, मैंने कहा मेरी बात ही अलग है। चलिए, तो अगर नोट हो गया तो बच्चों आपके लिए एक सवाल कि क्या आप हमें ज्वाइन करना चाहते हैं। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगता है, समझ में आया है, और अगर आप कोटा या कोटा के आसपास से रहते हैं तो आप ऑफलाइन क्लासेस के लिए हमारे पास आ सकते हैं। अभी हमारे रिवीजन बैचेस भी चल रहे हैं, और मेरा एक बैच अभी जो मैं नया लॉन्च कर रहा हूँ उसके अंदर हम क्या करने वाले हैं, हम कोई ना कोई एक संडे या कोई एक ऐसा आड़ा सा हम दिन पकड़ेंगे, जैसे थर्सडे वेडनेसडे कुछ भी, जब आपके ऑब्वियसली प्री बोर्ड्स वगैरह खत्म हो जाएंगे दिसंबर के एंड से, जिसमें हम क्या करेंगे, मॉर्निंग में 8 या 9 o'clock क्लास स्टार्ट करके शाम को 7 बजे तक क्लास चलाएंगे। पूरा 10 या 12 घंटे का आपका स्केड्यूल होगा, जिसमें आपको आधे घंटे के ऑब्वियसली कुछ ब्रेक्स मिलेंगे, रिफ्रेशमेंट भी हमारी तरफ से होगा। उसमें हम क्या करवाएंगे, एक पर्टिकुलर चैप्टर पूरा स्क्रैच से उठा के खत्म करवाएंगे। ये मैं सारे चैप्टर्स के लिए नहीं करने वाला हूँ क्योंकि इतना टाइम नहीं है, वो बैचेस मुझे ही लेने हैं, ठीक है। तो उसमें हम क्या करेंगे, आपके एनसीईआरटी में जितने भी चैप्टर्स हैं उसमें से कुछ 5-7 चैप्टर्स काफी जो बच्चों को टफ लगते हैं, जैसे ट्रिकोनोमेट्री, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स हो गया, स्टैटिस्टिक्स हो गए, ठीक है, जो बच्चों को इतना इजीली समझ में नहीं आते हैं, उन चैप्टर्स के लिए हम इस तरह की क्लासेस को अरेंज करेंगे बहुत ही अफोर्डेबल कॉस्ट के ऊपर। इसके अलावा जो हमारे रनिंग बैचेस हैं वो तो है ही सरी। तो अगर आप कोटा में कहीं पर भी रहते हैं या आसपास रहते हैं तो आप हमारी ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। कोटा में 4-5 जगह पर हमारे स्टडी सेंटर्स हैं, एक टाइप और है, तो पुराने कोटा में भी अब हमारी रीच हो गई है, ठीक है। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं, या फिर अगर आप कहीं पर भी और रहते हैं कोटा के बाहर और ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसका ऑप्शन भी अवेलेबल है। उसके लिए आपको करना क्या होगा, यू कैन कॉल और व्हाट्सएप एट दिस नंबर, या फिर आप हमें मेल कर सकते हैं इस मेल आईडी के ऊपर। तो आप अपनी रिक्वायरमेंट हमें व्हाट्सएप कर दें, हमारी जो टीम होगी वो आपको कांटेक्ट कर लेगी। अगर कोई भी बैच में कोई भी जगह अवेलेबल होगी या आपकी रिक्वायरमेंट हम सॉल्व कर पाएंगे तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं कर पाएंगे तो एक व्यवहार बना रहेगा। तो अगर आप कोटा से हैं तो जरूर ट्राई करें, ठीक है। इसी के साथ में इस लेक्चर में आपसे विदा लेता हूं। हम मिलेंगे अगले लेक्चर के अंदर जहां पर हम एक्सरसाइज 1.2 की बात करने वाले हैं। तो चलिए बच्चों, जय हिंद, वंदे मातरम।